जिसने अपने देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल दिलाया। तो विनेश पॉलिटिक्स में चलेगी, अगर शायद वो पॉलिटिक्स में नहीं जाती तो इतना जो हमारे प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण जी, उन्होंने काफ़ी, क्योंकि हरियाणा का ही दबदबा पहले से रहा है कुश्ती में। कि आप मेरे को क्यों नहीं कर रहे हो भाई, गीता से तो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कह रहे आप हरियाणा के नहीं हो ना। देखिए कमियां विनेश को भी पता है, विनेश इस पे बोली नहीं है अभी तक। बजरंग और भी ज्यादा आगे जा सकता था अगर वो दूसरी चीजों में ना पड़ता। मुझे और रेसलिंग करनी चाहिए थी। नमस्कार, HT जर्नल में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष चौहान और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों मेडल दिलाए, फिर चाहे वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स। हम बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अलका तोमर की। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। अलका जी, सबसे शुरुआती सवाल मेरा आपका यही होगा कि आपने खेल जगत में काफ़ी नाम कमाया है, तो इसका सफ़र आपका कब और कहाँ से शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मैं देश की पहली महिला रेसलर हूँ जिसने अपने देश को वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल दिलाया 2006 में। ये 39 साल बाद ये मेडल आया था। उससे पहले हरियाणा के और अपने यूपी के एक दिसंबर पहलवान जी थे, उनका मेडल आया था। तो 39 साल तक सूखा पड़ा हुआ था, कोई मेडल नहीं आ रहा था। तो 2006 में ये मेडल आया और ये सूखे को मैंने पूरा किया। और ये मैं भी बहुत अपने आप को गौरवशाली मानती हूँ कि हाँ, इस अवार्ड को लेकर मैंने अपने देश का तिरंगा, ये चाइना में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी और उसमें ये मेडल लेकर अपना तिरंगा मैंने लहराया। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था जब मेरा ये मेडल आ गया था, मुझे भी नहीं हुआ था, सच बताऊं। जब मेरे गले में मेडल पड़ गया, मैंने उसे देखा है, तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, मेरा मेडल आ चुका है और मैं देश की पहली महिला रेसलर बन चुकी हूँ। और सफर देखिए, सफर बहुत कठिन था क्योंकि 98 में रेसलिंग आ गई थी लड़कियों की। तो मैं उत्तर प्रदेश की तो पहली ही महिला थी कि जिसने ये रेसलिंग स्टार्ट की। और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरा गांव सिसोली है, गढ़ रोड पे पड़ता है ये गांव। तो मेरी फैमिली में सभी रेसलर रहे हैं। इस चीज का मुझे बेनिफिट मिला क्योंकि मेरे पापा रेसलर थे, मेरे भाई रेसलर थे, मेरे चाचा जी रेसलर थे। और जहां पर मुझे ले जाया गया, मेरे कोच श्री जबर सिंह सोम, वो हमारी एक फैमिली मेंबर की तरह है। तो उन्होंने मुझे कुश्ती सिखाई। 98 में हमारा कैंप लगा हुआ था कैलाश प्रकाश स्टेडियम में। तो वहां पे लड़कों का कैंप लगा हुआ था, तो लड़कियों की कुश्ती भी आ चुकी थी। तो पापा मुझे वहां पे लेकर गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, ये भी कुश्ती करेगी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे लड़ा के देखा। तो गांव के थे भाई, खाना पीना खा रखा था अच्छा, दही दूध ये चीजें खाते थे पहले तो। और काफ़ी अच्छी मेरी हाइट वगैरह थी और तगड़ी थी मैं काफ़ी, मतलब एक तरह से अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। तो मैंने जो शहर की लड़कियां थी वो जूडो वगैरह से आई हुई थी, तो मैंने उनको ऐसे ही मरोड़ दिया। ठीक है, तो गुरुजी ने मेरे पापा से कहा तेरी लड़की पहलवान बन जाएगी नैन्सी, तो तुझे कोई और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इसे डाल दे रेसलिंग में। तो पापा मेरे इतने खुश हुए, मुझे आज भी उनका वो चेहरा याद आता है कि हाँ भाई, गुरुजी ने हाँ कह दिया तो अलका पहलवान बन जाएगी। जी, हर खिलाड़ी की जिंदगी में एक गुरु द्रोण होते हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे गुरुजी को ही, मेरे गुरुजी को। हाँ, जबर सिंह सोम जी को। क्योंकि देखिए पापा तो वहां पे छोड़ जाते थे, ठीक है, पापा का सफर गांव से लेके यूनिवर्सिटी और स्टेडियम तक था, लेकिन उसके बाद क्या कराना है उस बच्चे को, किस तरह से आपको ढालना है, वो सफर जो है वो मेरे गुरुजी ने तय किया। प्रेजेंट टाइम में आप रेसलिंग से कितना कनेक्ट रहती हैं अभी के लिए? मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती हूँ। कनेक्टिविटी के लिए मैंने अपनी रेसलिंग एकेडमी बनाई है। देखिए मैंने 2012 में रेसलिंग को क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था रेसलिंग को, लेकिन रेसलिंग अंदर से नहीं छूट पा रही थी। मेरे बच्चे हुए, मेरी शादी हुई, सारा कुछ हुआ, मतलब 12 से लेके 16 तक। मेरी बेटी 16 में हुई, 2016 में। तो 4-5 साल मैं मतलब रेसलिंग से वैसे तो दूर नहीं रही, टच में रहती थी। जो भी गेम आते थे, चाहे ओलंपिक के गेम चल रहे हैं, चाहे और कोई टूर्नामेंट हो रहा है, मुझे एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है रेसलिंग टूर्नामेंट में, तो मैं जाती थी वहाँ पे। और इसी कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए मैंने रेसलिंग अकेडमी अपने गाँव में बनाई है। यूपी जैसे स्टेट में एक फीमेल रेसलर को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अभी? यूपी नहीं, देखिए पहले तो हम गांव की बात करेंगे क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। और जो गांवों से लड़कियां आती हैं, मैं 98 की बात करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा
फेस करना पड़ा था। मतलब गांव की गलियों से आप निकलकर आप सड़क पे आते हो जहां से आपको ट्रैवल करना है मेरठ के लिए, ठीक है। तो वो लोग बाग बोलते थे यार क्या करा रहे हो तुम लड़की को, क्यों तुमने डाल दिया इसे ऐसे गेम में, कुश्ती में, अपने लड़कों को करा लेते पापा से। तो पापा ने कहा भाई मुझे पता है मैं क्या करा रहा हूँ, ठीक है ना, जब ये मेडल लेके आएगी ना तुम ही आओगे शाबाशी देने के लिए। तो वही चीजें होने लगी थी, क्योंकि और एक चीज और पापा ने कही थी, बेटा अपना सर को मतलब कभी मत झुकाना, सर जो है तुम्हारा ये इसको ऐसे ही सीधे होके चलना, आंखें तो झुका लेना एक बार को, क्योंकि किस तरह के लोग बाग मिलते हैं, आंखें अपनी थोड़ा सा नीचे करके सर को सीधे करके चलना है। तो मैंने कहा पापा क्यों? कह रहे क्योंकि देखो अगर तुम सर झुका लोगे ना तो सोचेंगे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो सर को झुका के नहीं चलना है, हमेशा सीधे होके चलना है, आंखें थोड़ी सी किसी को देखना नहीं है, अपना जो रास्ता है ना सीधा उस पे जाना है, ठीक है। तो मेरा यही काम था और मैंने मेहनत शुरू कर दी। लड़कियां तो कोई होती नहीं थी 98 में, मेरे भाई थे दोनों, उनके साथ प्रैक्टिस करती थी, और भी लड़के गुरुजी बुला लेते, लाइन लगा लेते थे कि भाई आ जाओ इसके साथ फाइट करनी है। तो इस तरह से ही सफर चलता रहा और 98 में ही मथुरा में टूर्नामेंट हुआ था नेशनल का, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। तो उस सिल्वर मेडल को मैं गोल्ड में बदलने के लिए मैंने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं क्यों हार गई? कह रहे बेटा वो थोड़ा सीनियर थी लड़की तुमसे, उसने ज्यादा मेहनत कर रखी थी। तो मैंने कहा मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, कह रहे डबल मेहनत करनी होगी। तो मैंने अपने दिमाग में वो चीज को एकदम से लॉक कर लिया था कि हाँ भाई मैं अगर ज्यादा करूंगी तभी मैं कुछ और मुकाम हासिल कर पाऊंगी। अभी प्रेजेंट कुछ टाइम पहले रेसलिंग फेडरेशन को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुए, आपके साथ के कुछ खिलाड़ी भी उसमें थे। तो ये किसकी कमियां रही, एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नमेंट की? देखिए मैं तो क्या बोलूं इस चीज पे, क्योंकि ये एक आप सबको भी पता लग गया होगा क्या चीज थी। देखिए सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, जैसे कि विनेश के साथ जो चीजें हुई, विनेश पॉलिटिक्स में चलेगी, अगर शायद वो पॉलिटिक्स में नहीं जाती तो इतना किसी को शक भी नहीं होता कि हाँ भाई कांग्रेस का हाथ है या किसका हाथ है। तो बहुत सारी चीजें हैं देखिए। और रेसलिंग फेडरेशन जो हमारे प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण जी, उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था रेसलिंग फेडरेशन पे। उन्होंने रेसलिंग को ग्राउंड से लेके ऊपर तक वो लेकर गए थे, और उस टाइम पे और भी ज्यादा अच्छा होता अगर ये बवाल ना होता इस तरह का जो इन्होंने किया था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का इसमें आ चुका था इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर इसमें था। बिल्कुल था, और उसी वजह से सारा मामला गड़बड़ाया था। और रेसलिंग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान उन बच्चों को हुआ है जिनका फ्यूचर रेसलिंग से जुड़ा है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर लेवल के हैं, सीनियर लेवल के भी हैं, उनको टूर्नामेंट नहीं मिल रहा है, उनको प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, कहीं भी उनको कंपटीशन नहीं खेलने को मिल रहे हैं। तो उन बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस विवाद के बाद। और आने वाला जो हमारी फ्यूचर था, आने वाली जो जनरेशन थी वो रुक गई है। जी, आप इंडिया की पहली ऐसी रेसलर है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल लेके आई थी जी। लेकिन शायद आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन कम मिल पाई है आपको इस बात की? बहुत कम मिला मुझे, क्योंकि हरियाणा का ही दबदबा पहले से रहा है कुश्ती में, और मैं देश की पहली महिला रेसलर बनी। चाहे आप गीता हो गई, साक्षी हो गई, मेरे से बहुत ज्यादा जूनियर हैं ये। और मेरा मेडल जब आया तो इन सबका इतना अच्छा अचीवमेंट नहीं था, लेकिन मुझे उसके बाद भी एक उस लेवल का खिलाड़ी ना मानते हुए मुझे दबाया गया या मुझे पीछे छोड़ा गया कि भाई क्यों इनको हम आगे लेकर आए, यूपी के हैं या और कुछ बात है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, क्योंकि 2006 में जब मेडल आ गया था तो एक कंपनी थी JSW जो अभी भी है, तो उनके कोच थे, उसने स्पॉन्सर किया गीता को, ठीक है। तो स्पॉन्सर में भाई किट वगैरह होती है, अच्छी डाइट होती है आपकी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमें क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने खुद कहा मैंने कि आप मेरे को क्यों नहीं कर रहे हो, भाई गीता से तो मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। कह रहे आप हरियाणा के नहीं हो ना। तो मैंने कहा तो कहीं ना कहीं आपको हरियाणा वासी फैक्टर मिला है। मेरे को बहुत ज्यादा सहन करना पड़ा, लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे कोच का सपोर्ट और मेरा खुद का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि मैं कहीं डगमगा ही नहीं। मेरा जो एम था कि हाँ मुझे मेडल लेकर आना है। मैं हर साल मेरे 3 या 4 मेडल रहते थे, हर साल एशियन चैंपियनशिप होती थी, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होती थी, और भी फ्रेंडली टूर्नामेंट होते थे। तो मेरे हर साल मैं 3 या 4 मेडल इंटरनेशनल में लेकर आती थी, और वो इसी वजह से था क्योंकि मैं रेगुलर प्रैक्टिस में रहती थी, डिसिप्लिन में रहती थी सिर्फ।
अभी टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गई, जी। तो इसमें किसकी कमियां ज्यादा रही? देखिए कमियां विनेश को भी पता है, विनेश इस पे बोली नहीं है अभी तक, आप सब भी देख रहे होंगे। एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, एक कोच की जिम्मेदारी होती है। एक देशवासी चाहता था कि विनेश का वजन आ जाता, विनेश सिल्वर मेडल लेकर आती, क्योंकि वो मेडल देश का था। ठीक है, वहां पे विनेश का नाम नहीं आता, वहां देश का नाम आता, इंडिया का नाम आता कि हाँ इंडिया का एक और सिल्वर मेडल आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं कमी मैं तो विनेश की मानती हूँ और उसके कोचिस की मानती हूँ कि भी क्या आपने प्री प्लानिंग नहीं की थी, कि आपको पता है कि विनेश का वजन हाई जाता है, ऊपर एकदम जाता है उसका वजन, क्योंकि वो काफी ज्यादा से वजन घटाती है, 54-55 से वो वजन घटा के आती है। पहले दिन उसने दिखा दिया, क्योंकि लंबे समय से आप वजन घटाते हुए आ रहे हो, आपने दिखा दिया, लेकिन फिर आपकी फाइटें हुई, आपने रिकवरी की, आपकी बॉडी की रिकवरी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप उसका बैलेंस नहीं कर पाए और उसका खामियाजा हमें अगले दिन भुगतना पड़ा। ठीक है, अभी आपके हिसाब से कौन सी गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को ज्यादा एनकरेज किया है, कांग्रेस या बीजेपी? मेरे ख्याल से तो बीजेपी ने ज्यादा किया है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो खेलो इंडिया जो स्कीम चलाई और OGQ स्कीम चलाई, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ एक खिलाड़ी को, जो अपनी डाइट अच्छे से नहीं ले पा रहा था, जो अपनी जो कमियां रह जाती थी बाहर प्रैक्टिस करने की। किसी की खिलाड़ी का मन रहता है कि हाँ भाई मैं उस देश में जाके प्रैक्टिस करूं, उस देश के पहलवान अच्छे हैं या उस देश का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, तो इस गवर्नमेंट ने उन खिलाड़ियों को चूज किया जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट वाली थी और उनको स्पॉन्सर किया, तो उस स्पॉन्सर से हमारी जो मेडल टैली है वो बढ़ी, है ना। प्रेजेंट में आप अपनी रेसलिंग एकेडमी चलाती हैं जी। तो आपके हिसाब से एक कोच की लाइफ ज्यादा बेटर है या फिर एक रेसलर की? देखिए लाइफ तो रेसलर की अच्छी है, एक खिलाड़ी की अच्छी है, उसे सिर्फ अपना अपना सोचना है ना। और एक जो कोच बन जाता है उसे सबका सोचना है। मेरे को, मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी आपने मतलब इतना समय निकाल दिया और बहुत अच्छे से आपने निकाल दिया, आप इतने स्वस्थ हैं, अभी भी आपकी 75 एज हो गई हमारे गुरुजी की, एकदम से फिट रहते हैं। तो मैंने तो अभी 2 साल हुए, मेरी तो हालत खराब हो गई तो कह रहे बेटे ये बहुत फर्क होता है, कोच को सब देखना पड़ता है। अरे खिलाड़ी को सिर्फ मुझे तो अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है, गुरुजी उनको सबसे मतलब है। अगर 10 प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं या 20 प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उन्हें, एक कोच को सबसे मतलब होता है और एक खिलाड़ी को सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो एक कोच की लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट है। आपने अनेकों मेडल देश को दिलाए, तो इसके बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला उसके बाद? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे उस टाइम पे स्कीमें बहुत ज़्यादा कम थी जब मेरा मेडल आया था। बहुत मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स से मेरा मेडल आया, उस टाइम पे 20 लाख रुपए थे, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट में भी 20 लाख रुपए थे, लेकिन अब वो 1 करोड़ या 50 लाख इस तरह की धनराशि हो गई है। तो मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अनलक्की रही कि जो मैंने मेडल जीते उसका इतना मतलब पैसा नहीं मिल पाया। पर मुझे दुख भी नहीं होता है, क्योंकि मैं दूसरों को देखती हूँ जो मुझसे पहले थे। हमारे कोच थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर आपको कितना मिला? कह रहे बेटे हमें तो इतना भी नहीं मिला। तो जो आपके पास है आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है अभी तक की जर्नी में। अभी के रैपिड फायर राउंड के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ नाम बोलूंगा, आपको उनके बारे में कुछ 2 लाइनें बोलनी है। अच्छा। अपने पर्सनल व्यूज। पहला नाम है गीता फोगाट। गीता हर काफ़ी अच्छी मतलब मेहनती रेसलर रही, उनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला अपनी सरकार से भी और फैमिली से भी। बजरंग पूनिया। बजरंग और भी ज़्यादा आगे जा सकता था अगर वो दूसरी चीज़ों में ना पड़ता, उससे और भी ज़्यादा उम्मीदें थी, और भी मेडल वो देश के लिए जीत सकता था। सुशील राजपूत। सुशील राजपूत तो एक बहुत हमारे मतलब सम्मानित हैं सुशील राजपूत जी। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्हें मुझे ही नहीं जाने कितनी लड़कियां हैं हमारी यूपी की जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो डाइट के माध्यम से हो, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से हो। मैं चाहूँगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक पर्सन होना चाहिए सुशील राजपूत जी की तरह, जो एक खिलाड़ी को ग्राउंड लेवल से ऊपर तक ले जा सके। विनेश फोगाट। विनेश फोगाट तो क्या कहूँ, विनेश तो बेचारी मतलब शायद इस ओलंपिक को ही याद रखेगी, उसको भूल नहीं पाएगी वो कभी। उनके लिए एक बड़ा रिग्रेट होगा। हाँ, उसे नहीं भूल पाएगी वो जिंदगी भर।
जब तक जिएगी। और अंतिम नाम एक वो काफी चर्चाओं में बना रहता है ब्रजभूषण शरण से। अच्छा, ब्रजभूषण जी को मुझे लगता है कि अभी और भी काम करना पड़ेगा अपनी रेसलिंग पे, चाहे वो पीछे रह के करें चाहे वो आगे रह के करें, एक ही बात है। मतलब वो रेसलिंग को एनकरेज करते हैं। हाँ, करते हैं। और एक आखिरी सवाल, आपके करियर में कोई ऐसी गलती जो आप सुधार सकती थी लेकिन नहीं सुधार पाई? मेरे करियर में मुझे लगता है मुझे और रेसलिंग करनी चाहिए थी। जी। हाँ, मेरे को जो लगता है, मैंने ऐसे टाइम पे क्विट किया जब एक फेम मिलना शुरू हुआ था रेसलिंग को, 2010 के बाद ही, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स ये मेरा 10 का है मेडल, तो उसके बाद ही हमारी रेसलिंग को भी और गेम्स को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो मिली, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फेम मिलना शुरू हुआ था। नई जनरेशन की फीमेल रेसलर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि भाई आप मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा और डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सब कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। जो आपने अपना तय किया हुआ, ओलंपिक का मेडल है चाहे वर्ल्ड का मेडल है चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको सुबह उठना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी डाइट लेनी है, आपको फिर रेस्ट करना है, ठीक है, और आपको अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। आज के शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।